जय हिंद बच्चों। एक बार फिर हम लोग बायोलॉजी का जनन शास्त्र चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस कोरोना काल में कुशल मंगल होंगे और सही से अपना दिन को व्यतीत कर रहे होंगे। तो फिर हम लोग बच्चों चलते हैं अपनी मंजिल की ओर और हम लोग का जो मिशन 2022 है वहां सक्सेस करना, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना, उसके लिए हम लोग ये व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है बंध्यता। तो आप लोग भली भांति अपने आसपास ये चीजें देखते होंगे। अगर हम लोग अपने भाषा में, ग्रामीण भाषा में बोले तो नहीं बोलते हैं कि बांझ। तो ये बंध्यता क्या है हम लोग इसको समझने वाले हैं आज। यानी अगर इसको पूरा समझना है अपने भाषा में तो हम बोल सकते हैं, और बांध्यता नहीं समझ में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वैसे दंपति जिन्हें संतान उत्पन्न नहीं होती, वो सुरक्षित यौन संबंध बनाने के बावजूद भी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते, संतान उत्पन्न करने में असफल होते। आज उन्हीं की समस्या को हम लोग हल करने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे समस्या की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है हमारे समाज में। ज्यादातर लोग महिलाओं को, स्त्रियों को ही इसका दोष देते, पर हम लोग आज ये बंध्यता को पूरा समझ बनाएंगे और जानेंगे क्या सच में, रियल में क्या केवल महिलाएं दोषी होती है, स्त्री ही दोषी होती है, या पुरुष भी इसके लिए जिम्मेवार है, या कोई दोषी नहीं। तो हम लोग आखिर में इस पर फिर से बात करेंगे। अभी हम लोग बस इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो क्या कोई दंपति जिनको संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, क्या वो भविष्य में उत्पन्न कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन कौन से प्रक्रिया है, तो उन सब चीजों को हम लोग आज समझ बनाएंगे। तो आप लोग आखिर तक वीडियो को देखिए और ये समझ बनाइए कि कैसे वैसे दंपति जिन्हें संतान उत्पन्न नहीं है हो रहे, वो क्या करें कि संतान उत्पत्ति हो जाए। ठीक है। तो हम लोग ये बंध्यता की ओर बढ़ने से पहले 3 बिंदु को समझने वाले, 3 बातों को जानने वाले। जैसा कि सबसे पहला बिंदु आप लोग को दिख रहा होगा, फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी का मतलब होता है जनन योग, यानी वैसे स्त्री या पुरुष जो जनन करने की लायक, यानी बोल सकते हैं जो संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उस पुरुष या महिला को, उस दंपति को हम बोलते हैं फर्टिलिटी। अब अगर मान लिया जाए एक ऐसे दंपति है जो संतान उत्पन्न कर सकते हैं, और उनमें भी खास करके कौन, एक समान पुरुष, एक स्वच्छ पुरुष जो जनन के दृष्टिकोण से स्वच्छ। तो अगर बात करें ये पुरुष, तो ये पुरुष जब मिथुन सहवास की क्रिया करते हैं तो उनके 1 ml, या तो समान पुरुष के 1 ml सीमेन यानी वीर्य, 1 ml वीर्य में शुक्राणु की संख्या को अगर हम लोग देखें, शायद आप लोग में से बहुत सारे बच्चे पिछले बार भी हम बताए थे, अगर नहीं जानते हुए तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। मात्र 1 ml सीमेन में शुक्राणु की संख्या 200 से 300 मिलियन होते हैं, 200 से 300 मिलियन होते हैं। यानी इसको अगर हम लोग अपना भाषा में देखें तो हम बोल सकते हैं कि 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु की संख्या होती है मात्र 1 ml सीमेन। अगर कोई स्वच्छ पुरुष है, जनन की दृष्टिकोण से संपन्न है, तो उनके 1 ml सीमेन में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु। पर कभी कभी कुछ कंडीशन के वजह से, कुछ गड़बड़ी के कारण क्या होते हैं, उनमें शुक्राणु की संख्या कम जाती है, और शुक्राणु की संख्या जो 20 से 30 करोड़ थे वो कम होके
पहुंच जाते 10 से 20 लाख, यानी मिलियन में बोले तो 1 से 2 मिलियन के पास पहुंच जाते। जो 200 से 300 मिलियन था वो पहुंच गया 1 से 2 मिलियन में। अब जरा सोच के देखिए कितना यहाँ पे कमी हुआ, काफी कमी हुई। तो ऐसे पुरुष जिनमें शुक्राणु की संख्या 1 ml सीमेन में 10 से 20 लाख या 1 से 2 मिलियन हो जाते हैं, वह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि संतान उत्पत्ति करने में असक्षम होंगे, सही ढंग से संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसी स्थिति को, ऐसे बंध्यता को जो जिसमें 10 लाख से 20 लाख स्पर्म है, शुक्राणु है पर शुक्राणु की संख्या कम गया है, शुक्राणु की संख्या यहाँ क्या हो गया है, कम गया है, शुक्राणु की संख्या कम गया है और कहीं न कहीं इसका आकार भी प्रभावित होता है। जब ये शुक्राणु की संख्या कम थे तो उनके आकार भी प्रभावित होते, तो इस तरह का पुरुष भी जनन योग में सक्षम नहीं होते, अर्थात कहीं ना कहीं ये भी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बंध्यता को यानी बोलते हैं हम लोग इनफेर्टिलिटी, यानी कहने का सिंपल सा बात है कि जिनमें शुक्राणु की संख्या कम हो जाए उसके वजह से बंध्यता आता हो, उसके वजह से संतान नहीं उत्पन्न कर पाते, तो उस तरह के बंध्यता को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब देखिए एक और बिंदु है सेफरेटिलिटी, ये क्या होता है? तो ऐसे अब देखिए ये केवल आप लोग नर में ही नहीं समझिएगा, मादा में भी समझिएगा, क्योंकि मादा में भी अगर अंडाणु सही ढंग से विकसित नहीं, अंडाणु है पर वो जनन करने योग्य विकसित नहीं हो पाते, जनन नहीं कर पाते, संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे स्थिति को हम लोग इसी के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए एक जो तीसरा बिंदु हम लोग देख रहे हैं सेफरिलिटी क्या होता है, तो सेफरिलिटी में क्या होता है न, किसी वजह से, कैसे आज की जो नर को ही हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग आज होगा आप लोग की नर में जो शुक्राणु बनते हैं कहाँ बनते हैं, विल्सन। तो कभी कभी जब कोई नर है, मान लिया जाए हम लोग एक नर, तो एक छोटा नर जब भ्रूण में पड़ रहा था, कहीं उसी टाइम विल्सन का विकास हो रहा था, और वो विल्सन कहीं ना कहीं पहले शुरुआती टाइम में गर्भ में जो है 6 महीना तक कहाँ रहते हैं, शरीर के अंदर, और 7वें महीना में कहीं ना कहीं विल्सन क्या हो जा रहे थे, शरीर से बाहर। अगर वो 7वें महीना में शरीर के बाहर नहीं आते और वो जन्मजात जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर, शरीर के अंदर ही विल्सन रह गया, तो बताइए अब वैसे में शुक्राणु निर्माण होंगे और वैसे में शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। तो उस स्थिति को जिसमें कि युग्मक ही ना बनो, वैसी माता या नर जिसमें शुक्राणु बनता ही नहीं हो, अंडाणु बनता ही नहीं हो, यानी युग्मक नहीं बनता है, तो वैसे बंध्यता को, अब जब शुक्राणु या अंडाणु नहीं बनेंगे तो फिर कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति नहीं होगी, तो ऐसे बंध्यता को हम सेफरिलिटी कहते हैं, सेफरिलिटी। और इस तरह के कंडीशन जिसमें कि शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, अंडाणु नहीं बन रहे, उसको हम एजमोस्पेर्मिला कहते हैं। और इसी तरह का ये कंडीशन जो जिसमें शुक्राणु अंडाणु बन रहे हैं लेकिन संख्या आकार कम है, तो उसको हम ओलिगोस्पेर्मिया कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग अब आगे हम लोग इसका मीनिंग समझ रहे हैं, ये बंध्यता क्या है। तो आप लोग बस ये 3 कंडीशन था, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बंध्यता को देखते हैं। ठीक है, तो ये बंध्यता को जब हम लोग देखें तो इसको सबसे पहले देखिए, बंध्यता को हम लोग पात्रीय निषेचन भी बोलते हैं और साथ में इसे आईवीएफ सिस्टम प्रणाली भी बोलते हैं। अगर आईवीएफ का अगर मन में चल रहा है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, आई से होता है इन, वी से होता है विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका हिंदी होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, और इनको एक और नाम से जाना जाता है प्रकनली शिशु, प्रकनली शिशु। तो कहने का मतलब हम इसे बंध्यता, पात्रीय निषेचन, प्रकनली शिशु या आईवीएफ बोले,
तो सब एक ही बात है, अलग नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें होता क्या है, इस प्रकार की बंध्यता को कैसे दूर किया जाता है। तो अभी हम लोग एक कंडीशन देख रहे थे, दो तरह का बंध्यता देखे थे। अब हम लोग मान ले कोई मादा यानी कोई स्त्री, अब उस स्त्री के फेलोपियन नालिका, स्त्री के फेलोपियन नालिका जिसको डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं, अब उस फेलोपियन नालिका में आज कीजिए कुछ मिलते थे, पक्षमाभ मिलते थे, जो क्या करते थे, जब अंडाशय से अंडाणु निकलते थे तो उसको गति प्रदान करते थे, फिलोपियन नालिका में आगे बढ़ाने में मदद करते थे। ये कौन, पक्षमाभ। अब अगर ये काम करना बंद कर दे, ये पक्षमाभ जो फिलोपियन नालिका में मिलते थे काम करना बंद कर दे, कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई खराबी हो जाए, या बोल दीजिए फिलोपियन नालिका उसका गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, तो देखिए उस मादा में क्या हो रहा है, अंडाणु तो बन रहे पर अंडाणु वहां से उत्सर्ग नहीं हो रहा, उत्सर्ग होकर फिलोपियन नालिका में जा नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, गति नहीं कर पाए। साथ में अगर ऐसा है कि बन रहे हैं फिलोपियन नालिका ही खराब है तो आगे नहीं बढ़ पाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, ध्यान रखिए जितने भी हम प्रोसेस बताएंगे संतान उत्पत्ति का, सभी उच्च चिकित्सीय जानकार से ही यानी अच्छे गुणवत्ता वाले डॉक्टर ही ये सब कर सकते हैं। तो करने का मतलब है, अब ऐसे मादा जिनकी फिलोपियन नालिका खराब है या अंडाणु बन रहा है लेकिन आगे की क्रिया नहीं हो रही, तो वैसे मादा से क्या किया जाता है, अंडाणु निकाल लिया जाता है, अंडाणु बाहर निकाल लिया जाता है। और साथ ही उस मादा के जो पुरुष होते हैं यानी जो साथी होते हैं, पुरुष के शुक्राणु को भी निकाल लिया जाता है, मादा से अंडाणु, पुरुष से शुक्राणु। अब इसको निकाल के क्या किया जाता है, एक परकनली ले लिया जाता है, ये आपका क्या है, एक परकनली। इस परकनली में ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो निषेचन के टाइम में निषेचन के लिए अनुकूल होता था फेलोपियन नालिका, यानी फेलोपियन नालिका जैसा वातावरण तैयार किया जाता है जो कि निषेचन के लिए अनुकूल होता है, यानी निषेचन का अनुकूल वातावरण इस प्रकनली में बनाया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे अंडाणु और फिर इस शुक्राणु को इसमें डाल दिया जाता है। अब ये दोनों क्या होंगे, निषेचित हो जाएंगे। और आज की ये निषेचित होंगे तो ये क्या बनाते थे, युग्मनज बनाते थे, युग्मनज बनाते थे। अब ये युग्मनज या जाइगोट बनाते थे। अब पहले ये देखिए, ये जो निषेचन की क्रिया हो रहा है शरीर के अंदर हो रहे या शरीर के बाहर हो रहे, तो शरीर के बाहर परकनली में हो रहे, तो इसीलिए हम इन विट्रो का मतलब ही होता है, इन विट्रो मतलब बाहर, फर्टिलाइजेशन निषेचन। देखो यहाँ पे इसका नाम पात्रे निशान निषेचन, पात्रे मतलब कोई पात्र, मतलब एक तरह बोले बर्तन बोलते हैं, पात्र में बर्तन, तो यहाँ पे बर्तन का काम कौन कर रहा है, परकनली। और परकनली में निषेचन हो रहा है, शरीर में जो फिलोपियन नालिका में निषेचन हो रहा था वो शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिलोपियन नालिका ही गड़बड़। अब इस कंडीशन में क्या किया जाता है, अभी जो युग्मनज बन गया, तो आज कीजिए युग्मनज का में क्या होता था, विदलन होता था। ये युग्मनज विदलन करते, यानी एक कोशिकीय से दो कोशिकीय, दो कोशिकीय से चार, चार से आठ, इस तरह से अपना क्या करते थे, विदलन करके अपना जनसंख्या युग्मनज बढ़ाते थे कोशिका का। तो ये युग्मनज जब विदलन करके क्या बनाते थे, कोरक खंड। अब जब ये कोरक खंड बना लेते हैं और कोरक खंड में 8 कोशिका से कम होते हैं, यानी 8 से कम कोरक खंड होते हैं जब, तो क्या किया जाता है, इस 8 से कम कोरक खंड वाले रचना को स्थानांतरित कर दिया जाता है, 8 से कम कोरक खंड वाली रचना को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे कि फिर से सुनिए, अगर कोई मादा का फिलोपियन नालिका गड़बड़ होती है तो उस मादा के अंडाशय से अंडाणु निकाल लिया जाए, पुरुष से शुक्राणु निकाल लिया जाए, और एक परकनली में बिल्कुल निषेचन जैसा वातावरण तैयार करके उसके अंदर परकनली में ही निषेचन की क्रिया कराया जाए। और वो परकनली में जो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनेंगे वो विदलन होंगे उसमें, और बनेंगे क्या, कोरक खंड। जब वो कोरक खंड विकसित होके 1 से 2, 2 से 4 कोशिकीय संरचना बनाते, यानी बोले तो 8 से कम कोरक खंड जो होते हैं उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है फिलोपियन नालिका में, फिलोपियन नालिका में। और इस
क्रिया को हम लोग बोलते हैं JIFT, JIFT, जीव। तो जे से मतलब आप सोचिए JIFT क्यों बोलते हैं? तो देखिए जे से क्या हुआ, जाइगोट। जाइगोट किसको बोलते हैं? यूनज को बोलते हैं। अब उसके बाद इंट्रा मतलब आंतरिक, अंदर। फिर यहाँ पे देखिए एफ से क्या हो रहा है, फेलोपियन। टी से ट्रांसफर, यानी अंतः डिंबानी स्थानांतरण, यानी अंतः जो है फिलोपियन नालिका में वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है इस 8 से कम कोशिकोरक खंड को। अब जरा सोचिए, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए कि फिलोपियन नालिका ही खराब है, जिसे मान ले वैसे मादा में फिलोपियन नालिका में स्थानांतरित किया जाएगा जिसका फिलोपियन नालिका सही है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं किसी मादा का फिलोपियन नालिका ही गड़बड़ है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, फिलोपियन नालिका में यानी JIFT की क्रिया नहीं अपना के इस कोरक खंड को और विकसित किया जाता है। और जब 8 से ज्यादा कोरक खंड, आज कीजिए 8 से 16 कोशिकीय कोरक खंड को हम लोग तूतक नाम देते थे, तो उस तरह के संरचना जब बन जाते हैं 8 से अधिक कोरक खंड वाले संरचना, तो उसको अब की बार कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है, गर्भाशय, यानी सीधे गर्भाशय में अब फिट कर दिया जाएगा। अब फिलोपियन नालिका में डालने की आवश्यकता नहीं, सीधे गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है। और इस तरह से जाइगोट से बने 8 से ज्यादा कोरक खंड का गर्भाशय में फिट करना IUT कहलाता है। IUT, I का मतलब होता है इंट्रा, U से यूट्राइन और T से ट्रांसफर। इंट्रा का मतलब होता है अंतः, यूट्राइन मतलब गर्भाशय और T से ट्रांसफर यानी अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। ये दो प्रक्रिया के द्वारा यानी JIFT और IUT, ये दो क्रिया में से कोई जो उचित दिखता है डॉक्टर को, उस क्रिया को अपनाकर गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है। जब गर्भाशय में फिट हो गया, बताइए उस मादा का क्या था, अंडाशय ठीक था, अंडाणु बन रहा, गर्भाशय ठीक था, तो करने का मतलब उसका अब क्या हो गया, दिक्कत कहाँ हो रहा था, निषेचन। तो निषेचन की क्रिया को बाहर दूर कर लिया गया, प्रकनली में निषेचन करवा दिया गया। तो इसलिए देखिए ऐसे इस तरह से अब जो शिशु उत्पन्न होते हैं उसको लोग नाम भी देते हैं प्रकनली शिशु, यानी इस दोनों में से कोई भी प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित करके जो शिशु उत्पन्न होंगे। तो ये देखिए एक ही प्रक्रिया, बस अंतर की किसी का फिलोपियन नालिका खराब है तो उसमें ये गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ये 8 से अधिक कोशिकीय संरचना को, और किसी का जो है फिलोपियन नालिका ठीक है तो उसका फिलोपियन नालिका में ही फिट कर दिया जाएगा। तो इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान को प्रकनली शिशु कहा जाता है। प्रकनली शिशु कहा जाता है। आपसे पूछेंगे भी प्रकनली शिशु क्या होता है, तो आप एकदम साधारण भाषा में बोलिएगा कि जब कोई मादा का फिलोपियन नालिका में कुछ गड़बड़ी होते हैं और गर्भाशय अंडाशय ठीक होते हैं और वो कहीं ना कहीं आंतरिक निषेचन नहीं कर पाते, आंतरिक निषेचन द्वारा संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, तो वैसे स्थिति में उस मादा के अंडाशय से अंडाणु निकाल के पुरुष के शुक्राणु लेके एक प्रकनली में निषेचन का वातावरण तैयार करके युग्नज विकसित किया जाता है। उस युग्नज को गर्भाशय या फिलोपियन नालिका में फिट कर दिया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संतान पुनः उत्पन्न होते हैं, संतान उत्पन्न होते। तो इस तरह से संतान जो उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकनली शिशु। हालांकि देखिए शिशु का विकास प्रकनली में नहीं हो रहा, बस युग्मक का विकास हो रहा है, शुरुआती कंडीशन प्रकनली में हो रहा है, इसलिए लोग प्रकनली नाम धर देते। लेकिन आजकल ये रोग लग गया है कि किसी को आप बताइए कोई बच्चा इस तरह से जन्मे और उसको बोले तुम प्रकनली शिशु है, तुम प्रकनली शिशु है, तो बच्चा को कैसा लगेगा। तो इसलिए इसको कम यूज किया जाता है, पूरा ये सभी गोपनीय रखा जाता है ये सभी बातें। तो आप लोग ये आशा करते हैं कि ये प्रकनली शिशु को समझ पाए। देखिए नाम भी है प्रकनली शिशु, पात्रे निषेचन। अब हम लोग एक और कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। अब अगले कंडीशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग दो बिंदु को समझते हैं, एक JIFT को अभी हम लोग देखें, JIFT को देखें जिसका मतलब हो रहा था जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर जिसको हम लोग देखे JIFT। अब देखिए वर्ड जो है पूरा थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम दोनों को एक जगह ला के फिर से समझाने का कोशिश। अब है JIFT, तो JIFT तो हम लोग समझ गए जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर।
अब GIFT क्या होता है इसको समझने के लिए इधर आइए। अब इधर कहाँ आना है? अब मान लिया जाए एक स्त्री, क्या है? स्त्री यानी मादा। अब उस मादा का अंडाशय ठीक नहीं है, अंडाशय ठीक नहीं, यानी अंडाशय ठीक नहीं है मतलब अंडाणु बना नहीं पा रहे। अब सोचिए उस मादा का अंडाशय ठीक नहीं है यानी वो अंडाणु बना नहीं पा रहे, जबकि उस मादा का फिलोपियन नालिका यानी अंडवाहिनी, गर्भाशय बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब जरा सोचिए इसी तरह मान लिया जाए कोई पुरुष, अब इस पुरुष का क्या विल्सन ठीक नहीं, कोई कारण मान लिया जाए, बोले थे ना कि अगर शरीर के अंदर रह गया तो शुक्राणु नहीं बनेंगे या कोई बीमारी वगैरह हो गया तो ऐसे कंडीशन। अब जरा सोचिए अंडाशय है पर अंडाणु नहीं बन रहा, विल्सन है पर शुक्राणु नहीं बन रहा, या तो अंडाशय ही नहीं है कोई गड़बड़ी के कारण अंडाणु, यानी साधारण भाषा में बोले तो अंडाणु नहीं बन रहा है और शुक्राणु नहीं बन रहा। तो क्या ऐसे दंपति संतान उत्पत्ति कर पाए? तो आप लोग कहिए सर ये कैसे हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में इस मदर का, इस स्त्री का अंडाशय ठीक नहीं है बल्कि फिलोपियन नालिका और गर्भाशय ठीक है, तो जरूरत होता है देखिए कौन? दाता मादा का। अब बोलेंगे सर दाता मादा क्या होता है? डोनर मदर। अब ये डोनर मदर जो होते हैं वो क्या करेंगे? अंडाणु दान कर देंगे, इस स्त्री को क्या दे देंगे? अंडाणु। ये देखिए ये दोनों तो, ये तो है ही स्त्री और पुरुष है, लेकिन कोई अलग महिला, इन्हें सोच लीजिए कि दाता मादा कौन हो गया, कोई नया महिला जो है आएगी और वो क्या करेगी? अंडाणु दान में दे देगी। ये जैसा नाम है दाता, दान करने वाला को हम लोग दाता बोलते हैं। तो ये मदर जो दान करेंगे क्या दान करेंगे? अंडाणु। अब अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए पुरुष ठीक ठाक है तो मदर जो है क्या दान कर दी? अंडाणु। अब वो पुरुष क्या दे देंगे? शुक्राणु। तो अब जरा सोचिए उसका तो फिलोपियन नालिका ठीक था, गर्भाशय ठीक था, तो अगर इस पुरुष का शुक्राणु बन रहा होता तो ये क्या करते? सीधे इससे अंडाणु दान लेते और निषेचन हो जाता। लेकिन अभी तुरंत हम बोले कि अगर पुरुष का भी शुक्राणु नहीं बने तो फिर जरूरत पड़ेगा दाता नर का। अभी दाता नर क्या करेंगे? शुक्राणु दान देंगे। अब ये शुक्राणु दान ले लिए और इधर से अंडाणु भी दान ले लिए। अब ये अंडाणु को क्या किया जाएगा? सीधे जरा देखिए GIFT यही है, गेमेटो इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, यानी गेमेटो क्या है? युग्मज, इंट्रा मतलब अंतर, फिलोपियन ट्रांसफर। तो यानी यहाँ पे ये जो अंडाणु और शुक्राणु को है सीधे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? फिलोपियन नालिका, और वहां फिर निषेचन होते हैं और वहीं से फिर तो समान सब चीज तो उसका ठीक ही था, तो फिर से ये संतान उत्पत्ति कर लेते। पर ध्यान रहे इस कंडीशन, ये कंडीशन में क्या हो रहा है? जब स्त्री के अंडाणु नहीं बन रहे होते तो कोई अलग दाता मदर की, डोनर मदर की जरूरत होती है, और जब पुरुष में शुक्राणु नहीं बन रहे होते तो डोनर फादर की आवश्यकता होती है। अब देखिए एक मूवी भी आप लोग शायद देखे होंगे भी, तो कभी देखिएगा, विक्की डोनर, विक्की डोनर है उस मूवी का नाम। तो उस मूवी में यही सब होता है, विक्की शुक्राणु स्पर्म दान कर रहे, तो ये सब देख सकते हैं आप। तो करने का मतलब ये तो क्लियर है आपका कि इस विधि द्वारा इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? GIFT। देखिए ZIFT और GIFT आप लोग समझ गए। ये कौन सा कंडीशन था? ZIFT, उसमें जो है परकनली के अंदर हो रहा था गेमेट का विकास, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? स्त्री पुरुष, या तो केवल स्त्री या तो केवल पुरुष, तो यानी दान लिया जा रहा है, दान लेके उसको जो है उसका फिलोपियन नालिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
तो हम लोग यहाँ पे देखे पात्रे निषेचन, प्रकनली निषेचन, इस तरह से बंधता को, यानी अगर कोई स्त्री या पुरुष बिल्कुल बंद है, दोनों बंद है, यानी दोनों जनन करने लायक नहीं है, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, इस विधि से संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। अब हम लोग एक और विधि है, एक और कंडीशन होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक आखिरी का देखते हैं, AI, जिसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी इसको हिंदी में बोले तो कृत्रिम गर्भाशय बीज सेचन, कृत्रिम गर्भाशय बीज सेचन। अब ये क्या होता है बच्चों, देखो, जैसे मान लिया जाए कोई स्त्री, ठीक है, कोई मदर है, वो बिल्कुल जनन योग है, किस योग है, जनन योग है, मतलब वो जनन करके संतान उत्पन्न कर रहे हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोले थे, फर्टाइल है। स्त्री जो है बिल्कुल फिट है, फर्टाइल है, उसका अंडाशय शुक्राणु अंडाशय अंडाणु बन रहा है, फिलोपियन ठीक है, नालिका, और गर्भाशय भी ठीक है। अब कोई बात होता है पुरुष से, और उस पुरुष में शुक्राणु नहीं बन रहे या शुक्राणु कम बन रहे, तो ऐसे कंडीशन में जरूरत किसका होता है, दाता नर का, यानी डोनर फादर का। अब ये डोनर फादर का क्या ले लिया जाता है, वीर्य, सीमेन ले लिया जाता है, और उसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया जाता है, मादा के गर्भाशय। इसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम बीज सेचन। तो देखिए, ये सभी जो तकनीकों का समूह जहां हम लोग को मिलता है, जिस जगह से हम लोग को इन सभी तकनीक, AI और हम लोग पहले जो देखे थे, इन सभी समूह का, जानकारियों का, तकनीकों का जो समूह मिल रहा है हम लोग को, उस समूह को हम लोग बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यानी ART। इसको A से हो गया एसोटेट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एसिटेट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीजों, ये जो हमारा एसिटेट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग इन सभी बंध्यता को दूर करने की तकनीक की जानकारी मिलती है, यानी तकनीकियों का वे समूह है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को में से किसी का जो आवश्यकता है, उसके अनुसार चेकअप करके हम बंध्यता को दूर कर सकते हैं। अब आप लोग से हम जो पूछे थे वो बताइए कि क्या ये बंध्यता के लिए केवल नर जिम्मेवार है या केवल मादा। जैसे हमारे समाज में मादा को दोषी दिया जाता है, पर रियलिटी कुछ वैसा नहीं है। नर भी बंध्यता हो सकते हैं, मादा बंध्यता भी हो सकते, दोनों बंध्यता भी हो सकते। ये सभी हम लोग देखे। तो बच्चों ध्यान रहे, ये सभी चीजें ज्यादा से ज्यादा तक लोगों के पास, ज्यादा दंपति तक पहुंचे, ताकि कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया को वो जाने और वो भी निसंतान ना रहे, संतान उत्पन्न करे। अगर खुदा खास्ते कभी काल अगर मान लिया जाए इन सभी तकनीकों का यूज करने के बाद भी अगर कोई दंपति सक्सेस नहीं होता है संतान उत्पत्ति करने में, तो हम कह सकते हैं हमारे देश में भी अन्य देशों की भांति कानून है कि वो जो अनाथ बच्चे उन्हें गोद ले सकते हैं और उस कानून के तहत वो भी संतान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में काफी ऐसे बच्चे जो अनाथ होते, उनकी भी परवरिश अच्छी से हो तो गोद लेना भी एक विकल्प है। तो हम लोग फाइनली जनन स्वास्थ्य को चैप्टर को खत्म किए। अब अगले वीडियो में आप लोग का क्वेश्चन लेके आएंगे हम, और साथ में आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग दोबारा वीडियो को देखिए और पूरा NCERT बुक का क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके डायरेक्ट उसका हल जान सकते हैं। देखिए बच्चों, कोरोना है पर डरना नहीं है, लड़ना है, और फाइनली एग्जाम तो होएगा। तो उस एग्जाम के लिए हमें मजबूत होना। अगर खुदा खास्ते एग्जाम नॉर्मल भी होता है, हमें जानकारी होनी चाहिए। उस जानकारी के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं।